नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्जाम होना है, उसमें क्या है, उसमें जो जीएस का पोर्शन है, जो जीएस का पार्ट है, उसमें आपका यूपी स्पेशल जीएस का पार्ट भी है। यूपी स्पेशल जीएस का पार्ट भी है। आप सभी को पता है कि जो आपका एग्जाम 2024 में कैंसिल हुआ है, उसमें लगभग 5 से 8 प्रश्न प्रत्येक पाली में पूछे गए थे भाई, और जो बहुत ही आसान थे। मैंने आपके समक्ष पहले ऑलरेडी 1 घंटा 57 मिनट का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी स्पेशल जीके है, वो आपकी सारी कवर करा दी थी पहले ही। प्लस उसी के साथ साथ उसी में इंक्लूड किए हैं मैंने 25 साल के पेपर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार आप जाके देख लो, वर्दी आजकल 24 चैनल आपका है, वहां जाके देख लो। उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा भाई? बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि पहली बात तो आपका सारा स्टैटिक तैयार हो जाएगा, जितना भी आपका स्टैटिक है यूपी जीके का, वो सारा आपका कवर हो जाएगा। दूसरा, जो मैं अभी ये PYQ सीरीज आपके समक्ष लेके आया भाई, लगभग आपके 30 से 40 साल की जो PYQ जो यूपी स्पेशल में क्वेश्चन पूछे गए हैं कोई भी एग्जाम में, आप वो सॉल्व कर लोगे तो आपका यूपी स्पेशल जीके से तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं भाई। देखो, किताब आप 500-600 पेज की किताब पढ़ोगे भाई, अब आपके पास 500 पेज की किताब पढ़ने का टाइम नहीं है भाई, क्योंकि ना तो आप इतना पढ़ पाओगे, ना आपके पास इतना समय है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 1 घंटा 57 मिनट की वीडियो आप एक बार देख लोगे, एक बार 2x में देख लोगे, और दोबारा अगर आपको जरूरत पड़ी तो एग्जाम के टाइम जाते जाते भी आप इसको देख लोगे भाई। आप यकीन करो, आपका एक भी क्वेश्चन भाई यहाँ से गलत नहीं होगा भाई। तो मैं समय को बर्बाद नहीं करता हूँ भाई, और अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ता हूँ भाई। हमारा जो आज का चैप्टर होगा, सबसे पहले संक्षिप्त अवलोकन नाम से हमारा पहला चैप्टर है, संक्षिप्त अवलोकन। मैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, जो एग्जामिनर का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है भाई। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी मैं व्याख्या पढ़ता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। क्यों मनाती है? 24 जनवरी को इसलिए यह दिवस चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 को किसी दिन 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया। यानी ये कहने का मतलब क्या है इसका, जो आज हम उत्तर प्रदेश देखते हैं यूपी, आपको क्वेश्चन पूछता है कि यूपी का पुराना नाम क्या है, तो आप बता दोगे यूपी का पुराना नाम है संयुक्त प्रांत। ठीक है, यही संयुक्त प्रांत 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश पड़ा। उसी के तहत 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये कब से मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश दिवस? देखो, संयुक्त प्रांत को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस। मैं लिख देता हूं, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 24 जनवरी 1950 से ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है? तो नहीं भाई, इसकी शुरुआत आपकी वर्ष 2018 में हुई थी। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी भाई। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? यानी कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का पूरे भारत का? तो ये है आपका 7.33%। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है। मैं कह दूं 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कुल मिलाकर 9 स्टेटों को लगती है। यानी 8 राज्य हैं, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है।
इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है भाई। अब आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की मैं बात करूं, क्षेत्रफल कितना है तो इसी को पकड़ लेंगे, 240 240 928, 240 928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में पूरे भारत का कितना प्रतिशत है? 7.33% आपका क्षेत्रफल में है। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल में 4th नंबर का स्थान है। अच्छा ठीक है, अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका लखीमपुर खीरी है, सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी है। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा आपका हापुड़ है, हापुड़। आपने बताया कि भाई चौथे नंबर का क्षेत्रफल में है, तो तीन पूछ सकता है कि तीन सबसे बड़े कौन से हैं? तो बिल्कुल पूछ सकता है भाई। सबसे नंबर 1 है राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। दूसरा आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, कभी आप भूल जाओ, कभी अगर आप भूल जाओ तो एक ट्रिक दिमाग में याद रखना, वैसे हालांकि कोई ट्रिक नहीं है। राम, राम, महान, महान, राम महान है यूपी, महान है यूपी। रा फॉर राजस्थान, रा फॉर आपका राजस्थान, मैं फॉर आपका मध्य प्रदेश, महा, महा फॉर महाराष्ट्र और यूपी फॉर यूपी आपका। ठीक है, दूसरा आपको बता दी कि आठ राज्य हैं, 8 राज्य हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश से लगता है, जिसकी हम चर्चा आगे भी करेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया है? तो ये है आपका रूमी दरवाजा। क्या आपका? रूमी दरवाजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में कराया था। और मैं आपको बता दूं, इस रूमी दरवाजे की जो ऊंचाई है वो आपकी 60 फीट है, 60 फीट। ठीक है भाई, ये कहाँ है? लखनऊ में है। देखो, जो राज चिन्ह के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश का जो राज चिन्ह है उसमें आपकी मछली भी है, आपका तीर धनुष भी है। ये क्वेश्चन मैं आगे सब कुछ पुटअप करूंगा भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो आपको पता है कि हापुड़ जिला, जो हापुड़, वो सबसे छोटा जिला है। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ भाई, अगर मान लो कि हापुड़ से और छोटा, सॉरी, हापुड़ से थोड़ा ऊपर बड़ा जिला पूछ रहे कि दूसरे नंबर का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो भाई आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेरा सिर्फ आपको यहाँ MCQ क्वेश्चन कराने का पर्पस है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि 1 घंटा 57 मिनट की वीडियो भाई, ये बार बार आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है भाई, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप जाके देखोगे एक बार तो आपको पता लगेगा। मात्र 1 घंटा 57 मिनट की वीडियो, मेरे हाथ के खुद के शॉर्ट नोट्स है भाई। ठीक है भाई, हापुड़ सबसे छोटा है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़। कितना क्षेत्रफल हापुड़ का? 660 किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी कहाँ है? आपका सबसे बड़ा जिला है, जिसका 7680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो चौथा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन आपका बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, हमारा जो उत्तर प्रदेश है, मैं थोड़ा बड़ा पेन देता हूँ। हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो
आपका एक देश है, देश है आपका नेपाल। नेपाल से सीमा साझा करता है। जब नेपाल से सीमा साझा करता है तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले कुछ जिले ही होंगे। तो नेपाल से अकेला देश है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ भाई, सॉरी, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो नेपाल से लगा हुआ भाई। अब इस नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? तो कितने जिले आपके उत्तर प्रदेश के? 7 जिले, 7 जिले। अब मैं इन जिलों की चर्चा करता हूं जो आपसे क्वेश्चन पूछा है। मैं इन जिलों को पश्चिम से पूर्व लगाता हूं, पश्चिम से पूर्व। पहला आपका जो है, पहला है पीलीभीत, पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत। दूसरा आपका लखीमपुर खीरी, नंबर डालता हूं, लखीमपुर खीरी। तीसरा आपका बहराइच, बहराइच, बहराइच। चौथा आपका श्रावस्ती, श्रावस्ती। ये वही श्रावस्ती है जहां गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। पांचवा आपका बलरामपुर, बलरामपुर, बलरामपुर। छठा आपका सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। सातवां आपका महाराजगंज, महराजगंज, महराजगंज। ठीक है। याद करने का आपका जो तरीका है वो बताता हूं। याद करने की आपकी ट्रिक है, याद करने की आपकी ट्रिक है, PL, PL, BS, BS महाराज, BS, BS महाराज। P फॉर पीलीभीत, L फॉर लखीमपुर खीरी, B फॉर बहराइच, S फॉर श्रावस्ती, B फॉर बलरामपुर, S फॉर सिद्धार्थनगर और महराज फॉर महराजगंज। ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई, मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूं भाई। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखो, आपका बलरामपुर है तो बलरामपुर है, श्रावस्ती है, श्रावस्ती भी था, लखीमपुर खीरी था, लखीमपुर खीरी था। आपका जो कुशीनगर है, ये कुशीनगर आपका नहीं है भाई। ठीक है भाई। आप मुझे बताओ, कुशीनगर का संबंध, कुशीनगर का संबंध गौतम बुद्ध से किस प्रकार है भाई? गौतम बुद्ध से किस प्रकार है कुशीनगर का संबंध? आगे बढ़ते हैं भाई, मैं इसकी व्याख्या पढ़ देता हूं भाई। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कितनी करते हैं भाई सीमा? 579 किलोमीटर, 579 किलोमीटर, 579 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ ये 7 जिले। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है। क्या नहीं है उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में? आपकी मछली, मछली है, तीर धनुष, धनुष है, 2 मिलेंगे। आपका तीर भी है, लेकिन आपका मोर नहीं है भाई। इसमें आपका जो है ये मोर नहीं है। एक बार आप राज्य के चिन्ह को देख लेंगे, इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी भाई। उत्तर प्रदेश का राज्य के चिन्ह में मछली, धनुष और तीर है, जबकि दिए गए विकल्प में मोर राज्य के चिन्ह में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका क्या? सारस, सारस या क्रांच। लेकिन भारत का पूछा तो भारत का मोर हो जाता भाई। एक बात और, ये जितने भी आपके पशु हैं, पक्षी हैं, पुष्प है, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है भाई, एक क्वेश्चन फिक्स है। आप इसको जो है भारत से रिलेट करके पढ़ोगे भाई। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस है। ऐसे करके पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई, स्पेशल इसी चैप्टर को भाई। अब उत्तर प्रदेश के कुछ प्रतीक और उसके चिन्ह है भाई। क्या क्या है? पशु क्या उत्तर प्रदेश का? पशु बारहसिंगा। भारत का राष्ट्र पशु क्या है वो आप बताओगे। राज के पक्षी क्या है? सारस या क्रांच। राज के वृक्ष क्या है? देखो अशोक का वृक्ष है भाई, ये याद रखना भाई, अशोक का वृक्ष है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलास, पलास या टॉन्सू भी आता है, टॉन्सू, टॉन्सू,
टॉन्सू या ढाक, ढाक भी किसी किसी पेपर में ढाक, ठीक है। खेल क्या है? हॉकी है। राज के चिन्ह क्या है? राज के चिन्ह क्या है? एक व्रत बना हुआ सर्कल, उसमें 2 मछली हैं और उसमें क्या है? एक तीर और एक आपका धनुष है भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि सर सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो आपका वो है हापुड़, सबसे कम आपका हापुड़ का। हापुड़ कितना भाई? लगभग आपका 660 किलोमीटर, ठीक है। सेकंड जो इससे हापुड़ से थोड़ा सा बड़ा है वो कौन सा है? सेकंड आपका भदोई, भदोही, भदोई। आपको बता दो भदोही को ही जो है संत रविदास नगर कहते हैं, संत रविदास नगर, रविदास, देखो रविदास थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है, रवि में ई छोटी होनी चाहिए, रविदास नगर। देखो संत कबीर नगर से इसको कंफ्यूज मत कर देना भाई, संत रविदास नगर है ये। भदोही, भदोही मतलब जिसे कालीन के लिए बहुत फेमस है, कालीन, इसे कालीन नगरी बोलते हैं, कालीन के लिए बहुत फेमस है आपका भदोही, कालीन नगरी बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। इसका कितना क्षेत्रफल है? लगभग 910 किलोमीटर, 910 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। नहीं पूछेगा आपको क्षेत्रफल, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर तीसरा सबसे बड़ा पूछता है तो तीसरा सबसे बड़ा आपका गाजियाबाद, आपका गाजियाबाद तीसरा सबसे बड़ा है, लगभग आपका 10-15 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर। और चौथा जो आपका वो आपका शामली, शामली, शामली कितना है? 12 किलोमीटर। देखो ऐसे याद कर लोगे भाई, ये तो 660 है, 9-10, 10-15, 12-12, ये तो याद हो जाएंगे। लेकिन अब ऑप्शन में तो आपके ये है ही नहीं भाई, ऑप्शन में ये है नहीं तो आपको क्या ये लगाना पड़ता, आपको तुक्का भाई। लेकिन आपको इतना पता है कि कानपुर नगर, ये अंबेडकर नगर थोड़े से बड़े जिले हैं भाई, थोड़े बड़े जिले हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता होता तो भैया आप तुक्का लगाए थे। लेकिन मैं फिर भी ये आशा करता हूँ अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही आपसे आगामी पेपर में टकरा जाए तो सीधा अगर यही ऑप्शन आपको छपे मिलेंगे। देखो या तो आपको ये 4 मिलेंगे जो मैं आपको 4 ऑप्शन भी बताया, आपको सबसे छोटा जो हापुड़ है, हापुड़ के बाद आपका जो संत रविदास नगर भदोही है, फिर गाजियाबाद, फिर आपका शामली है, या फिर आपको डिक्टो ये क्वेश्चन छपा मिलेगा तो इसका राइट आंसर लगा दूंगा गौतम बुद्ध नगर। मैं गौतम बुद्ध नगर से हूँ तो मुझे पता होने से गौतम बुद्ध नगर क्षेत्रफल कितना है, तो गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल है 1282। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद क्रम से कौन से भाई? आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा तो आपका लखीमपुर खीरी है भाई, सबसे बड़ा तो आपका जो है लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। लेकिन सबसे छोटा है आपका हापुड़, लेकिन सबसे छोटा आपका हापुड़। क्या आपके ऑप्शन में ये है भाई? हाँ, लखीमपुर खीरी तो आपका है, लखीमपुर खीरी तो आपका है, लेकिन आपको पता है कि रविदास नगर जो है दूसरा सबसे छोटा जिला है। हापुड़ कहीं है नहीं भाई, हापुड़ कहीं है नहीं, तो आप मुझे बताओ सबसे बड़ा तो लखीमपुर खीरी है, तो आप यहां से भी इसको हटा देंगे, ये भी हटा देंगे आप। दूसरा सबसे बड़ा सोनभद्र बेशक है, दूसरा बेशक सबसे बड़ा सोनभद्र है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जैसे मैंने आपको 4 छोटे जिले बताए थे, ऐसे मैं आपको 4 सबसे बड़े जिले बताता हूं। सबसे बड़ा आपका लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी कितना है इसका क्षेत्रफल? 7680। देखो कभी भी पूछ सकता है भाई इसका क्षेत्रफल, सबसे बड़ा 7680 है और सबसे छोटा 660 है भाई। दूसरा आपका सोनभद्र बुंदेलखंड का क्षेत्र है, सोनभद्र। तीसरा आपका हरदोई, देखो हरदोई और भदोई में कंफ्यूज मत रहना भाई, हरदोई। और चौथा आपका बहराइच। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत सारे बच्चे क्या है ना, बहराइच और सीतापुर को लेकर कंफ्यूज होते हैं भाई। देखो बहराइच का क्षेत्रफल आपका जो है लगभग 5745 किलोमीटर है, और जो आपका सीतापुर है वहां उसका 5743 किलोमीटर, मात्र 2 किलोमीटर का अंतर भाई। तो आपका
लेकिन इतना डीप आपसे क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, व्याख्या पढ़ देता हूँ भाई। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, क्षेत्र 80 किलोमीटर। पिछले काल में सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर, जिसे भदोई बोलते हैं, 10-15 किलोमीटर था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा आपका? 660 किलोमीटर का हापुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? आपको पता है कि पीलीभीत तो सबसे पहले है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी नहीं है, हमें बहराइच नहीं है, श्रावस्ती है, BS, बलरामपुर भी आपका है, लेकिन बस्ती नहीं है। ये बस्ती इसका आंसर नहीं होगा भाई, क्योंकि बस्ती से नहीं लगता भाई। अब इसके व्याख्या पढ़ देता हूं, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं। उत्तर प्रदेश राज्य का में बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगते हैं। कौन कौन से जिले हैं? सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आपका पीलीभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? आपको पता है कि कौन सा स्थान है? तो चौथे नंबर का स्थान है भाई। आपका चौथा दिया नहीं है। ये जिस साल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था उस साल इसका आंसर अलग होता भाई, क्योंकि 2013 में पूछा था। आपको पता है कि 2014 में आपका 2 जून 2014 को आपका तेलंगाना बन गया था, तो वहां से थोड़े आंकड़े आपके चेंज हो गए थे भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूपी के उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से उत्तराखंड, उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो वो है आपका सहारनपुर जिला, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है भाई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। यानी ये क्या कह रहा है, जो काष्ठ कला है, यानी एक प्रकार से मैं कह दूं जो लकड़ी पर नक्काशी है, लकड़ी पर जो नक्काशी होती है वो उसमें आपका सहारनपुर प्रथम है। दूसरा जो देवबंद आंदोलन चलाया था उसके लिए भी ये बहुत फेमस है आपका क्या, आपका सहारनपुर में ही आपकी जो है यमुना नदी सबसे पहले एंट्री करती है। हालांकि नदी का चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आपकी जो हिंडन नदी है, हिंडन नदी भी जो है आपकी सहारनपुर से एंट्री करती है। लेकिन गंगा को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। गंगा जो है आपकी वो बिजनौर से घुसती है उत्तर प्रदेश में, बिजनौर। ये नदी का चैप्टर भाई मैं आपको नदी में बताऊंगा भाई, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्वी शहर आपका बलिया। अब देख लेते हैं भाई पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी। सबसे पूर्वी जो शहर है वो आपका बलिया है, बलिया। जो पश्चिमी शहर आपका वो आपका शामली है, शामली। जो सबसे उत्तरी शहर आपका उत्तरी है वो आपका सहारनपुर, सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी शहर जो आपका सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है। अगर मैं इसके अक्षांशों की बात करूं तो सोनभद्र की जो अक्षांश है वो आपको पता है, आपको एक बात पता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कर्क रेखा से नहीं लगती है, और कर्क रेखा कितनी है? 23.5 डिग्री है। यानी ये 23.5 डिग्री से कहीं ना कहीं ऊपर है। कितना है? 23 मिनट 52 सेकंड, यानी 23.52 डिग्री आपका, ठीक है। और सहारनपुर पे कितना है आपका? सहारनपुर पे आपका उत्तरी अक्षांश कितना है? लगभग आपका 7 और बढ़ा दो आप, 23 7 30, 30 24, 30 और 30 24, 30 मिनट 24 सेकंड, 30 मिनट 24। देखो ये याद करने का आंकड़ा भाई, 23 में कितना बढ़ रहा है? 23 में मात्र 7 बढ़ रहा है भाई। कितना बढ़ रहा है? 7 बढ़ रहा है। 7 प्लस कर दो। अब यही 7 इधर ले आओ भाई, इसी 7 का आंकड़ा आप इधर लेके आ जाओ। यानी ये क्या है? इसका जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है? 77।
और 7 इधर बढ़ा दो, कितना आ जाएगा 84, 77 7 84। देखो आंकड़ा कितना है, अगर मैं पूरी बात करूं तो 77 मिनट आपका 5 सेकंड डिग्री। अगर मैं इसकी बात करूं तो 84 मिनट आपका 38। देखो 7 का पहाड़ा दिमाग में रख लो। देखो इसको पकड़ लो, आप अक्षांश को पकड़ लो, क्योंकि आपको पता है कि 23.5 से तो ऊपर है। 23.5 होता है कितना है 23.50, उससे कितना फालतू 0.2 ऊपर है उत्तरी अक्षांश। इसमें 7 जोड़ दो, 30 और 23 और 7 30 हो गए। इसी 7 को इधर ले आओ, ये 77 है, ये आपका 84 है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या, यानी घटते हुए क्रम में बढ़ता हुआ कौन सा है। देखो इस क्वेश्चन को हम टेक्निकल लिखेंगे। सबसे छोटा जिला कौन सा था, सबसे छोटा था आपका हापुड़, हापुड़ बाद भदोई, भदोई के बाद आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आपका कौन सा था, आपका शामली। क्या आपको कोई सा दिख रहा छोटा, तो नहीं दिख रहा। लेकिन अभी आपने एक सबसे अभी क्वेश्चन क्या था, गौतम बुद्ध नगर का, गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल भी बहुत छोटा था भाई। दूसरा, अगर छोटे से आप नहीं कर पा रहे तो बड़े से कर लो। सबसे बड़ा जिला कौन सा था, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद उससे थोड़ा छोटा जिला तो सोनभद्र। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, इन ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा और ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा भाई। पहले बात है, क्योंकि डी तो ऐसे कट जाएगा कि सोनभद्र आपको पता है बड़े जिलों में आता भाई, है ना। और गौतम बुद्ध नगर तो बहुत छोटा है, आपने पढ़ा था अभी 1082 के समथिंग जो है, 1282 के समथिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, ऑप्शन है 2 राज्यों की सीमा, ऑप्शन है 3 राज्यों की सीमा, ऑप्शन है 4 राज्यों की सीमा, ऑप्शन है 5 राज्यों की सीमा। तो सोनभद्र को जो टच करती है वो करती है आपके 4 राज्यों की सीमा। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ जनपद है। उत्तर प्रदेश में बिहार, उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व में कौन सा है, बिहार, पूर्व में कौन सा है, झारखंड, दक्षिण में कौन सा, छत्तीसगढ़, और पश्चिम में कौन सा है, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से ये लगा हुआ है। अब दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैप से देखने का प्रयास करेंगे। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कितने राज्यों की सीमा, तो ये है सोनभद्र आपका सबसे दक्षिणतम जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे साउथ का जिला है सोनभद्र। अब देखो सोनभद्र से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। सबसे पहला ये आपका बिहार। अभी तक क्वेश्चन पूछा है कितने जिलों की सीमा लगती है, अब आगे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, बिहार से लगती है। दूसरा आपका झारखंड, तीसरा आपका छत्तीसगढ़, आपका क्या है, छत्तीसगढ़, चौथा आपका मध्य प्रदेश। तो ये तो रहे आपके 4 जो राज्य हैं जो सोनभद्र से सीमा जिसकी लगती है। सर्वाधिक सीमा आपकी सोनभद्र से ही लगती है, 4 आपके राज्यों की। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये जो आप एमपी देख रहे हो मध्य प्रदेश, इस मध्य प्रदेश से लगभग आपके 11 जिले हैं, सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले इस एमपी से लगते हैं, कितने, 11। अब इन 11 के 11 को पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो सबसे पहला आपका इधर से देखेंगे सोनभद्र 1, मैप से देखेंगे सोनभद्र 1, मिर्जापुर 2, प्रयागराज 3, चित्रकूट 4, बांदा 5। थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूं ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। एक बार फिर बता देता हूं, सोनभद्र 1, मिर्जापुर 2, प्रयागराज 3, चित्रकूट 4, बांदा 5, महोबा 6, झांसी 7, ललितपुर 8, जालौन 9, इटावा 10 और आपके आगरा 11। यानी ये 11 वो जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की के जो 11 जिले हैं वो मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश से मैं कहूँ तो 11 जिले हैं
जो आपके हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हैं। प्लस एक मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन और आपसे मैं अभी जो बता दिया कि सोनभद्र ऐसा जिला है जो आपके 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि और दूसरा क्या है, ये सोनभद्र जो है, सोनभद्र सबसे दक्षिणतम, सबसे दक्षिण का क्या है, सबसे दक्षिण का जिला है भाई। यहां से ये क्लियर होगा। आप देखते होगा सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला है कौन सा, बलिया। सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया। बलिया किस किस से सीमा बना रहा है, बलिया सिर्फ और सिर्फ बिहार से सीमा बना रहा है, बिहार। ठीक है भाई। अब सबसे उत्तरी जिला जो है, सबसे उत्तरी जो जिला है, सबसे उत्तरी जिला हमारा कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला हमारा सहारनपुर। कौन सा, सहारनपुर। ये जो आप सहारनपुर देख रहे हो, ये इस सहारनपुर की सीमा किस किस से टच है, आप देख रहे हो, इधर आपका उत्तराखंड 1, इधर आपका हरियाणा 2, आपका हिमाचल 3। ठीक है भाई, यानी ये आपका 3, सहारनपुर जो है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का जो जिला है, वो 3 राज्यों से आपका सीमा बना रहा है भाई। यानी मैं अगर आपसे मोटा मोटा कहूं तो हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि वो कौन से 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से टच हैं, जो उत्तर प्रदेश से टच है। प्लस इन 8 राज्यों में से कौन कौन से जिले हैं, जो कौन कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो 8 राज्यों से टच है। प्लस एक जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा देता है नेपाल, नेपाल से हमारा उत्तर प्रदेश के कितनी सीमा टच है और कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले हैं। दूसरा जो हमारी यूटी है दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी सीमा टच है और कौन कौन से आपके दिल्ली से कौन कौन से आपके उत्तर प्रदेश के जिले टच है। मैं आपको पहले दिखा चुका हूं एमपी का, एमपी हमने कवर कर लिया है। दूसरा हमने कर लिया आपका हिमाचल प्रदेश। अब तीसरा जो हम कवर करेंगे वो करेंगे उत्तराखंड, कि उत्तराखंड से यानी हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से जिले लग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से मात्र एक ही जिला लग रहा है आपका, ये सहारनपुर। सहारनपुर एक अकेला जिला है जो आपका हिमाचल प्रदेश से लग रहा है। सहारनपुर की एक विशेषता मैंने आपको और बताई है कि हिमाचल प्रदेश 3 जिलों के साथ, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और ये हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से मात्र अकेला सीमा साझा कर रहा है भाई। उत्तराखंड से देखेंगे कौन कौन से, उत्तराखंड से आपको पहले पता है आपका सहारनपुर है सबसे पहला, सहारनपुर। फिर आपका मुजफ्फरनगर है 2, फिर आपका तीसरा है बिजनौर, चौथा आपका मुरादाबाद, 5वां आपका रामपुर, और फिर आपका बरेली, फिर आपका पीलीभीत। तो कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी उत्तराखंड से कितने हो गए, उत्तराखंड से आपके 7 जिले उत्तर प्रदेश के। ठीक है जी। अब देखेंगे हरियाणा से कौन कौन से, चलो इधर आते हैं थोड़ा सा घूम के। ये हिमाचल का होगा आपका, उत्तराखंड होगा, 2 राज्य होगा आपके। अब देखते हैं बिहार से कौन कौन से टच है, जो बिहार आपका, बिहार से कौन कौन सा टच है। पहला आपका महाराजगंज 1, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, आपका बलिया, और आपका गाजीपुर, गाजीपुर आपका चंदौली, और आपका चंदौली, और आपका सोनभद्र। तो आपके बिहार से कितने टच है, बिहार से टच है आपके 7, बिहार से आपके 7 उत्तर प्रदेश के जिले टच है। और मैं कहूं झारखंड, झारखंड से कितने टच है, ये आपका जो झारखंड है, तो झारखंड से मात्र आपका 1, कौन सा है, सोनभद्र। मात्र आपका झारखंड से 1 है जो कि आपका सोनभद्र है। अब देखो एक भी दिमाग में रखना कि झारखंड से भी 1 लग रहा है और ऊपर जो हिमाचल प्रदेश से भी आपका 1 ही लग रहा था। अब देखते हैं आपके छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से कौन कौन सा लग रहा है, छत्तीसगढ़ से मात्र 1 ही है आपका, कौन सा है, सोनभद्र। याद करने का तरीका क्या है, बिहार से कटा है झारखंड और मध्य प्रदेश से कटा छत्तीसगढ़, ये दोनों को 1-1 टच है। मध्य प्रदेश से कौन कौन सा टच है, मध्य प्रदेश से 11 टच है। ठीक है, 11। अब देखते हैं राजस्थान से कौन कौन सा टच है। राजस्थान कहाँ आपका, राजस्थान ये रहा, राजस्थान
राजस्थान से कौन कौन से, एक तो आपका आगरा, एक आपका मथुरा। तो राजस्थान से कितने टच हुए आपके, राजस्थान से आपके टच हो गए 2। अब देखते हैं हरियाणा, हरियाणा से कितने टच आपके, हरियाणा से आपका जो है सबसे पहला आपको यही दिख रहा होगा, ऊपर से नीचे से देख लेते चलो। हरियाणा से मथुरा है, ये टच है, ये टच, गौतम बुद्ध का टच है, आपका टच है। इससे पहले अलीगढ़ भी टच है आपका, देखो अलीगढ़ भी आपको दिख रहा हुआ है, ये गौतम बुद्ध नगर, ये भी टच है 3। गाजियाबाद, क्या आपका गाजियाबाद टच है या नहीं है, तो आपका गाजियाबाद देखो, आप हरियाणा, ये गाजियाबाद आपका अंदर आ रहा भाई, गाजियाबाद आपका अंदर है। प्लस देखो भाई, गाजियाबाद से क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, गाजियाबाद देखो, आप देखोगे थोड़ा दिल्ली दिख रहा है आपको दिल्ली दिख रहा होगा, तो दिल्ली के बीच में है भाई गाजियाबाद, ये आपका हरियाणा से टच नहीं है। ऊपर चलेंगे, बागपत टच है, फिर आपका सावनी टच है, फिर आपका सहारनपुर टच है। तो मैं कहूं कि हरियाणा से कितने टच है, तो हरियाणा से कुल आपके जो है आपके 6 जनपद टच हैं, 6। ठीक है साहब, 6। दिल्ली से कौन कौन से टच है भाई, और कोई रह गया, और कोई रह गया क्या भाई। अब दिल्ली से अगर आप देखोगे तो आपका ये कौन कौन से टच हैं, आपका गौतम बुद्ध नगर भी टच है, आपका गाजियाबाद भी टच है, आपका बागपत भी टच है आपका। ठीक है भाई, तो ये सारे आपके जिले थे जो टच थे। एक बार मैं और दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से राज्य टच हैं, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ भाई, इसके आप नोट्स वगैरह बना लेना। तो पहला सबसे ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 2, नेपाल 3, सॉरी उत्तराखंड 2, और आपका बिहार 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7, और आपका हरियाणा 8, और दिल्ली 9। 8 राज्य हैं, और आपका एक यूटी, कौन सा, दिल्ली। एक देश आपका कौन सा, नेपाल। तो इतने टच है भाई। अब नेपाल से कौन कौन से टच है देख लेते हैं भाई, एक बार नेपाल से भी देख लेते हैं। नेपाल से भी क्वेश्चन जो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ऑलरेडी, कि नेपाल से कौन कौन से टच है। देखो, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, और आपका महराजगंज। आपको याद रखना कि कुशीनगर नहीं है भाई, कुशीनगर नहीं है बिल्कुल भाई। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी भाई मैप से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। तो आपको पता है कि सोनभद्र। आप व्याख्या देख भी चुके हो कि सोनभद्र किस किस से लगा था, आपका बिहार से लगा था, आपका एमपी से लगा था, बिहार से कटा हुआ झारखंड, और एमपी से कटा हुआ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो गौतम बुद्ध नगर में भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन आपका वाराणसी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। देखो भाई, लॉजिकल क्वेश्चन है, एक बार ऑप्शन की तरफ जाते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं, सबसे पहला उत्तर में कौन सा है, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, अंबेडकर नगर, और संत रविदास नगर। आपको इतना जरूर पता है कि सिद्धार्थ नगर हमने पढ़ा था कि नेपाल से सीमा टच करता है भाई। सिद्धार्थ नगर जो है नेपाल से सीमा टच करता है, और नेपाल जो है वो सबसे उत्तर में एक देश है। तो भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप लॉजिकल क्वेश्चन को करते, आप इसका राइट आंसर सही तरीके से निकाल देते। मैं आपको बता दूं कि सब कुछ रटना ही इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लॉजिक से करोगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। पीलीभीत करता है, श्रावस्ती करता है, महराजगंज करता है, आपका ये आपका सीतापुर नहीं करता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 8 राज्य यहाँ पे कौन कौन से हैं, उत्तराखंड आपका, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड से मिलती है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। राजस्थान के साथ लगती थी, हरियाणा के साथ लगती थी, लेकिन पंजाब के साथ कोई भी सीमा उत्तर प्रदेश की भाई नहीं लगती भाई। ठीक है भाई,
आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो आप मुझे बताओ, अगर ऑप्शन में होता नंबर 1 हापुड़ तो नहीं था, दूसरा आपका संत रविदास नगर या भदोही आपका। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भाई। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो आपको पता है कि चौथा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको पता लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा आपका कौन सा है? सबसे छोटा आपका हापुड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो आपका राजस्थान भी है, राजस्थान है, राजस्थान ही है। बाकी तो ये तो आपके सीमावर्ती है नहीं भाई, पंजाब से भी नहीं लगती, पश्चिम बंगाल से भी नहीं लगती, आंध्र प्रदेश से भी नहीं लगती। सीमावर्ती राज्य कितने? 8 सीमावर्ती राज्य हैं, और प्लस एक आपका यूटी है, प्लस एक आपका देश है नेपाल, एक आपका देश है नेपाल। और नेपाल से कितने राज्यों की, कितने जिलों की सीमा लगती है? 7 जिलों की सीमा लगती है। कितने क्षेत्रफल में? 579 किलोमीटर भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? देखो भाई, ये क्वेश्चन आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए एक ट्रिक है, CGGL, CGL की तैयारी करते हो आप, CGGL, और फिर CGL की तैयारी छोड़ के आपने MBA कर लिया, MB और MA की जगह कर लो आप H। ठीक है भाई। अब C की जगह क्या है? C है चित्रकूट, चित्रकूट। G4 आपका जालौन, जालौन। G4 झांसी। देखो याद करने का तरीका है भाई, झांसी। L4 आपका ललितपुर, ललितपुर, ललितपुर। M4 आपका महोबा, महोबा, महोबा। B4 आपका बांदा, बांदा, बांदा। और H4 आपका हमीरपुर, हमीरपुर। अब आप देख लो भाई, निम्नलिखित में कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? फतेहपुर, फतेहपुर नहीं है। जौनपुर, जौनपुर नहीं है। श्रावस्ती, श्रावस्ती नहीं है। तो आपका क्या है? आपका हो जाएगा भाई इसमें राइट आंसर महोबा। तो कितने जनपद हैं आपके जो बुंदेलखंड क्षेत्र के? तो 7 जनपद आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो कौन सा भाई? आपका नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो ये आपका शामली। अब शामली को मिलाकर उत्तर प्रदेश में टोटल 8 ऐसे क्षेत्र हो गए हैं, टोटल 8 ऐसे जिले हो गए हैं, जिले जहां आपका उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में NCR क्षेत्र है। नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी, राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। कितने जिले हैं भाई? 8 जिले। कौन कौन से भाई? सबसे पहला आपका मेरठ, दूसरा मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद तीसरा, गौतम बुद्ध नगर चौथा, 5वां बुलंदशहर, 6वां बागपत, 7वां हापुड़ और आपका 8वां शामली। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ साझा नहीं करते? आप खुद देख रहे होंगे भाई, सीमा से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। गोरखपुर से लगती है, गोरखपुर से नहीं लगती। महराजगंज से लगती है, महराजगंज से लगती है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, महराजगंज से सीमा आपकी लगती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? ठीक है, तो ये कब करा था आपको? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। तो ये कब किया था? ये किया था आपके 1950 में। 1950 से पहले क्या नाम था? संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। और ये संयुक्त प्रांत कब बना? ये बना था 1937 में, 1937। और इसके बाद संयुक्त प्रांत के बाद कब क्या बना था? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कब बना था? 24 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं भाई। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो कौन सा है? बारहसिंगा। इसे कहते हैं दलदल का मृग। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा या दलदल का मृग है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है।
इसी दिन वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। उससे पहले क्या था? उससे पहले उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत था जो 1937 में बना था। अब कुछ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। और सेकंड कौन सी है? सेकंड है उर्दू। आपको मैं बता दूं कि हिंदी जो है, हिंदी आपकी हिंदी हिंदी को जो है वो 26 जनवरी वर्ष 1968 को क्या है ये कर दिया कि जितने भी कार्यालय हैं उसमें आपकी हिंदी से ही काम चलेगा भाई। और उर्दू को जो है, उर्दू को वर्ष 1989 में ये सेकंड भाषा चुन लिया गया कि पहली भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा आपकी उर्दू है। और लिपि कौन सी होगी? लिपि होगी आपकी देवनागरी आपकी लिपि होगी, देवनागरी लिपि होगी। और इसको जो है देवनागरी लिपि को 1947 में इसे घोषणा की थी कि 1947 में उत्तर प्रदेश की जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी भाई। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह कौन सा है? मछली एवं तीर। ठीक है। और मछली कहाँ लिया गया? मछली को लिया गया रूमी दरवाजे से। जो मछली है उसको लिया गया रूमी दरवाजे से आपका। और ये राज्य के चिन्ह कब अपनाया गया? राज्य के चिन्ह को अपनाया 1938 में। राज्य के चिन्ह जो है इसको अपनाया 1938 में अपनाया राज्य के चिन्ह को। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प आपका पलास। राज्य का वृक्ष क्या है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉन्च। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं? ए, बी, सी, डी। ये चार हैं आपके। ए शहर का नाम आपका एक मतलब नदी है, नदी गंगा नदी, राप्ती नदी, गोमती नदी और सई नदी। देखो अब क्रम से 1, 2, 3 आपका 4 कौन कौन से शहर है? जौनपुर, विठूर, प्रतापगढ़ और आपका गोरखपुर। देखो गोमती नदी का देखो आपको पता होता है, गोमती नदी जो है किस शहर के उस पे है? जौनपुर। गोमती जो है ये जौनपुर, यानी तीसरे का फर्स्ट हो जाएगा। तीसरे का फर्स्ट कहाँ है? तीसरे का फर्स्ट बी और सी में है। बी और सी में है तीसरे का फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल कट जाएगा। इसे हटा दो भाई। ठीक है। गंगा नदी जो है, गंगा वो कहाँ है? विठूर के समीप है। विठूर कहाँ है? एक का आपका 2, ए का बी। तो ए का बी कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का बी, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। गंगा कहाँ है? विठूर के समीप शहर बसा हुआ है। राप्ती गोरखपुर, गोमती जौनपुर नदी किनारे बसी हुई है और सई नदी प्रतापगढ़ के किनारे बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता है पलास, ढाक या टॉन्सू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टॉन्सू या पलास है, जिसे 4 जून 2011 को इसको घोषित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश का एक राजकीय पुष्प भी होगा। पशु कौन सा भाई? पशु आपका बारहसिंगा आपको क्या है? आपका ये दलदली मृग बोलते हैं इसको। पक्षी कौन सा है? सारस या क्रॉन्च। वृक्ष कौन सा है? अशोक का वृक्ष। खेल कौन सा आपका? हॉकी। और चिन्ह कौन सा है? एक व्रत में 2 मछली और उसमें एक तीर धनुष है। तो क्या क्या? एक व्रत भी है, 2 मछली भी है और एक तीर धनुष है। और ये कब स्वीकृत किया गया? 1938 में स्वीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो आपको पता है सारस है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है, जो गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में सामान्यतः पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले? 75। उत्तर प्रदेश में कुल जिले 75 हैं। 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। तो ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला है? अगर आपका उत्तर प्रदेश का मैप बिल्कुल क्लियर है, मैप में क्या है मेन बात आपको, जो उत्तर प्रदेश से लगा एक देश है, कौन सा? नेपाल। नेपाल से जुड़े हुए जो आपके 7 जनपद है वो देख लो आप। दूसरा, उत्तर प्रदेश से जो आपके 8 राज्य लगे हुए हैं, 8 राज्य, उनको देख लो कौन कौन से हैं। प्लस 8 राज्यों से जो सीमा टच है यूपी के जिलों की वो देख लो। ठीक है। दूसरा जो दिल्ली है, दिल्ली को देख लो। यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। दूसरा जो उनके चिन्ह है, चिन्ह। दूसरा नाम को लेकर, नाम।
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करेंगे हम सेकंड चैप्टर की, उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जो चैप्टर का नाम आपका भौतिक विन्यास। पहला क्वेश्चन आपका, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र, बुंदेलखंड इकोनॉमिकल रीजन में जनपदों की संख्या कितनी है? तो ये आपके 7। थोड़ी सी एडिशन जानकारी देख लेते हैं। जैसे मान लो आपका ये है उत्तर प्रदेश, ये मान लो आपका उत्तर प्रदेश, ये मान लो कुछ ले लो, ये मान लो आपका यूपी, ठीक है। अब यूपी से नीचे है एक एमपी, एमपी राज्य है, एमपी पूरा। उत्तर प्रदेश से जो है नीचे एक क्षेत्र है जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र है, हाल मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल से नीचे है आपका सतपुड़ा, ये आपकी सतपुड़ा। हमें सतपुड़ा के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है विंध्याचल के बारे में। विंध्याचल का कुछ क्षेत्र जो आपका, कुछ क्षेत्र आपका पठारी है, पठारी है, जो जिसका विस्तार आपका उत्तर प्रदेश में भी है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार या पठारी विस्तार जो है, जो आपका उत्तर प्रदेश में भी इसका विस्तार है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो विंध्याचल का पठार है, या अर्थात विंध्याचल के पठार में ही एक श्रेणी है जिसे हम विंध्याचल का पठार, या आपके उसी के अंडर में एक श्रेणी आती है जिसे बुंदेलखंड श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी? बुंदेलखंड श्रेणी, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड कौन कौन से राज्यों में है? आपका ये है उत्तर प्रदेश में और प्लस एमपी में। इस बुंदेलखंड में ही उत्तर प्रदेश के 7 जनपद है। कितने जनपद है? 7 जनपद है बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब इस बुंदेलखंड का क्षेत्र का निर्माण कौन सी श्रेणी में हुआ है? आदकल्प श्रेणी में, आदकल्प की प्राचीनतम श्रेणी में इसका जो आपका निर्माण हुआ है। अब ये 7 जनपद कौन कौन से हैं जो बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के? तो मैंने आपको ट्रिक भी बता चुका हूं पहले ऑलरेडी मैं आपको, कि आप सीजीएल की तैयारी करते हो, CGG लगा दो। जब सीजीएल में नहीं होता है तो हम MBA करते हैं, MBA मत लगाओ, H लगा दो बस, ठीक है। C का मतलब आपका, C का मतलब है चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट। G का मतलब जालौन, जालौन। G का मतलब झांसी। L का मतलब ललितपुर, ललितपुर। M का मतलब महोबा, महोबा, महोबा। B का बांदा, बांदा। H का मतलब हमीरपुर, हमीरपुर। यानी ये कौन सा क्षेत्र है? ये है आपका, ये 7 जनपद आपका, ये आपके BER में आते हैं, बुंदेलखंड इकोनॉमिकल रीजन, यानी बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र। जो कि बुंदेलखंड किस किस का भाग है? उत्तर प्रदेश का और MP का। कौन सी श्रेणी में उसका निर्माण हुआ? आदकल्प श्रेणी में इसका निर्माण हुआ है। अब क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते भाई, इसकी व्याख्या पढ़ता हूं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर का भाग, भूभाग बुंदेलखंड कहलाता है। लेकिन बुंदेलखंड का भाग कौन कौन से राज्यों में? उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? शिवालिक, विंध्याचल, रुहेलखंड या आपका बुंदेलखंड। तो कौन सा आपका? तो ये आपका बुंदेलखंड भाई, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी है, लेकिन इसका बुंदेलखंड का जो निर्माण है वो आदकल्प की श्रेणी से ही हुआ है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आदकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड भारत का एक प्राचीनतम क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है जैजा मुक्ति या जैजा भुक्ति, जैजा भुक्ति। इसका संस्थापक थे नन्नुक, नन्नुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके जनपद है और एक तरफ आपका अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्र है। लखीमपुर खीरी सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल है, सही है आपका ये। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, ये भी ठीक है भाई। सर्वाधिक वन कहाँ आपके? सोनभद्र क्षेत्र में। सीतापुर में क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, ये गलत है। संत रविदास नगर क्या है? ये न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। इसके व्याख्या पढ़ता हूं। लखीमपुर खीरी में क्या है? अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल। सोनभद्र में अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। सीतापुर में क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है ये, ठीक है भाई, ये जिला है। संत रविदास नगर क्या आपका? न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, और संत रविदास नगर क्या है? न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल। लेकिन अब कौन सा हो गया है न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला आपका? तो ये आपका हो गया अब हापुड़। हापुड़। देखो ये सारे ही पॉइंट बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन इसका आंसर सी जो है ये गलत दे रखा है भाई। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा होगा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में पूछा होगा, और एसटी सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में है वो है आपका सोनभद्र में भाई। सोनभद्र। एग्जामिनर से क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है भाई, ठीक है भाई, मैंने आपको ये सही कर दिया। सारे ही स्टेटमेंट ठीक है भाई, ये सारे ही स्टेटमेंट आपके ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस शहर को पूर्व का गिरास के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका कन्नौज है। कन्नौज को आपका इत्र नगरी भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं आपकी? इत्र नगरी। इत्र नगरी। तंबाकू बहुत फेमस है यहाँ का, तंबाकू। हर्षवर्धन की राजधानी भी रहा था भाई ये। इसका मैं आपका इसको पढ़ देता हूं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का गिरास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। ये वही कन्नौज है जहाँ आपका त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। जहाँ आपका त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें आपके गुज्जर, जिसमें आपके राष्ट्रकूट और जिसमें आपके पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली है तो चंदौली नहीं है, औरैया नहीं है, महोबा है, एटा नहीं है। तो आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा महोबा। ये जो आपका औरैया है, औरैया, ये आपका देसी घी के लिए बहुत फेमस है भाई। देसी घी, इसको मैं याद करने का तरीका, एक ट्रिक लगा लो, कुछ भी लगा लो। देसी घी जो बच्चा खा लेता है वो जब किसी को पीटता है तो वो औरों का सा मुंह बना देता है भाई। औरों का सा मुंह बना देता है भाई। तो औरैया आप ऐसे याद कर लो भाई, ठीक है भाई। और मैंने आपको इत्र नगरी बता दी। इत्र नगरी कौन सी आपकी जो है? आपकी कन्नौज है। मैंने आपको काली नगरी बता दी। काली नगरी कौन सी है? भदोही या संत रविदास नगर है। और मैंने आपको लकड़ी की नक्काशी बता दी। लकड़ी की नक्काशी कहाँ आपकी? सहारनपुर में बहुत फेमस है भाई। तंबाकू जो कन्नौज में है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट करता रहूंगा भाई, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना भाई। नंगा पर्वत है, नंदा देवी है और कंचनजंगा है। नंगा पर्वत आपका कहाँ है? आपको पता है जम्मू और कश्मीर में है। आपके कंचनजंगा कहाँ? आपकी कंचनजंगा आपके सिक्किम में है। और नंदा देवी पर्वत कहाँ? आपका उत्तराखंड में। यानी पहले का हो जाएगा आपका पहला, दूसरे को हो जाएगा तीसरा और तीसरे को दूसरा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भाई, 1, 3, 2, 132। नंगा पर्वत कहाँ आपका? जम्मू और कश्मीर में। नंदा देवी कहाँ आपके? उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ आपके? सिक्किम में।
भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डवन ऑस्टिन है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो हमें देखो, आपको पता है मुजफ्फरनगर को भी है भाई, मुजफ्फरनगर भी है, और आपका अलीगढ़ नहीं है। राइट आंसर होगा आपका सी। कौन कौन से जनपद है जो आपके NCR में है? उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, जो कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और आपका शामली। ठीक है, एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, आपको एग्जामिनर कहाँ फंसाएगा। आपको ये लगा कि देखो आपका सहारनपुर जो है ना, सहारनपुर आपका वो अच्छे जिलों में आता है भाई, लेकिन सहारनपुर आपका अभी तक NCR क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो एग्जामिनर आपको यहाँ फंसा देगा भाई। ठीक है भाई। दूसरा, भारत से उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य टच है या नहीं है? आपको पता है हिमाचल प्रदेश टच है, लेकिन जो आपका पंजाब है वो टच नहीं है भाई। यहाँ भी आपको क्वेश्चन एग्जामिनर आपको फंसाता है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किन निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? आपको पता है उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश की सीमा पर भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। उत्तर प्रदेश इसकी मैं थोड़ी सी आपकी व्याख्या पढ़ता हूं भाई। उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, जो निम्न है। मैं आपको बता चुका हूं, इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, मोहाबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और आपका सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जनपद है, जिसमें 2 संभाग है, और मध्य प्रदेश के उत्तर में 13 जनपद, जिसमें 3 संभाग में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर फैले गए बुंदेलखंड को के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से संभाग आपके? जो 2 संभाग है जो बुंदेलखंड के हैं, जो आपका झांसी संभाग, इसमें कौन कौन से? झांसी, ललितपुर, आपका जालौन। इसमें 3 जनपद है। चित्रकूट संभाग में जो आपका मुख्यालय बांदा है, इसका चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर। यानी आपके जो है, आपको पता है कि 7 जनपद जो है वो 7 जनपद आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में है, और इसमें आपके 2 संभाग है। संभाग नंबर 1 झांसी, और झांसी में कितने जनपद है? 3, और संभाग नंबर 2 चित्रकूट। ठीक है, लेकिन चित्रकूट संभाग है, लेकिन इसका मुख्यालय बांदा में भाई, याद रखना इसके बात को, इस संभाग का मुख्यालय बांदा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो आपको पता बलिया, आपको डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन बलिया, क्योंकि बलिया जो है वो सबसे पूर्वी जिला है, और वो कहां से टच है? आपका बिहार से टच है। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9, जिसमें 8 राज्य हैं और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, राज्यों के साथ रखते हैं, जो इस प्रकार है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश आपको दिल्ली। बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है, जो दक्षिण से उत्तर है: सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला आपका जो सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला आपका कौन सा है? सोनभद्र भाई। ये सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूं इससे पहली वीडियो में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता? तो आपका नेपाल है। ठीक है, और नेपाल से कितने जिले साझा करते हैं? 7: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश जो सीमा टच करता है 8 राज्य से और एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी से, और आपका एक देश नेपाल, उससे सीमा टच नहीं करता है। आपको ऑप्शन में देखने को बताना भाई। सहारनपुर पहला ऑप्शन है। सहारनपुर आपको पता है आपके 3 राज्यों से टच है: हरदोई, देवरिया आपका किससे टच है? बिहार से। ललितपुर किससे टच है? आपका जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से आपका जो
मध्य प्रदेश से। और हरदोई, हरदोई किसी से भी टच नहीं भाई। ठीक है, इसके व्याख्या पढ़ता हूँ भाई, इसका ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या पढ़ता हूँ। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई, जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, दक्षिण में उन्नाव एवं लखनऊ जिले से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मैंने आपको बताया था कि आपका प्रयागराज भी है, आपका मिर्जापुर भी है, आपका इटावा भी है, लेकिन आपका अलीगढ़ नहीं है भाई। आपको मैंने बता दिया था कि 11, आप उन चीजों जो मैंने पहली वीडियो आपकी बनाई है, आप उसको जाके देख लो भाई, मिक्स है सब कुछ हालांकि। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत ये सभी जिले हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। मैंने आपको बता दी पहले कि 8 राज्य के साथ जो जिले आपको उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं, मैं आपको सभी का विस्तृत तरीके से पहले ही आपका वर्णन कर चुका हूं भाई। अब बार बार करने की भाई कोई आवश्यकता नहीं है भाई। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? उत्तराखंड, उत्तराखंड है आपका। ओडिशा, ओडिशा नहीं है। एमपी है, एमपी है। झारखंड है, झारखंड है। यानी आपका क्या नहीं है? आपका ओडिशा नहीं है भाई आपको। ठीक है, यानी 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है भाई। मैं आपको ये बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं भाई। आपका चैप्टर नंबर 3 है जलवायु एवं मृदा। ठीक है, आपको पता है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश देखूं, ग्लोब पर कहाँ है? ये आपकी 0 डिग्री है, ये आपके 23.5 डिग्री है, 23.50। ये आपकी मकर रेखा है, ये भी 23.5 डिग्री है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र के ऊपर है। ये जो 23.5 डिग्री जो हमारी कर्क रेखा है, इसके ऊपर है। कितना ऊपर है? मात्र 0.2 ऊपर है। जो ऊपर का क्षेत्र हो जाता है, ऊपर का क्षेत्र जो 66.5 डिग्री तक जाएगा, इसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय में आएगा। लेकिन पढ़ने की दृष्टि से हम उत्तर प्रदेश की जलवायु फिर भी उष्ण कटिबंधीय ही मानते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आएगा। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, ये तो होगा आपको उत्तर प्रदेश की जलवायु। अब भाई जलवायु ही जो आपका बरसात का निर्माण करती है, बारिश का। आपसे क्वेश्चन ये तो न पूछेगा मेंस तो आपको लिखना नहीं भाई। ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो सर्वाधिक बारिश होती है आपके गोरखपुर में, गोरखपुर में। और सबसे कम होती है आपके मथुरा में, मथुरा में। इसको याद कर लेगा गुड मॉर्निंग से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गोरखपुर और आपकी मथुरा। गोरखपुर में सबसे ज्यादा और मथुरा में सबसे कम 185 सेंटीमीटर होती है आपकी गोरखपुर में। और मथुरा में अगर मैं बात करूं तो मात्र 54 सेंटीमीटर ही होती है। और बारिश ही जो आपकी गर्मी का निर्माण करती है। तो सबसे ज्यादा गर्मी आपकी पड़ती कहाँ भाई? तो सबसे गर्मी पड़ेगी आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र में, अर्थात झांसी में। झांसी सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी आपकी, झांसी में। और सबसे कम गर्मी कहाँ होगी? सबसे कम गर्मी होगा बरेली में, बरेली में। ठीक है भाई, ये आपका। अब जलवायु क्षेत्र से ही आपका बरसात का निर्माण मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ क्षेत्र आपकी बात करता हूं जो आपके नदी क्षेत्र हैं। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन आपके समक्ष रखता हूं जो आपकी
मिट्टी वगैरह के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे थे, मृदा आपकी मृदा, तो मृदा आपकी उत्तर प्रदेश में, मैं अगर मृदा की बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो आपकी दो मृदा है। एक तो गंगा के मैदान की मृदा जो गंगा नदी लाती है, दूसरा आपका जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, दूसरा जो आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये आपकी मृदा है। गंगा से कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है भाई एग्जामिनर, क्या पूछ रहा है, आप सभी को पता है कि गंगा जो है, गंगा नदी है, गंगा नदी मान लो ये ग्लेशियर से निकली, ग्लेशियर से, देखो थोड़ा सा भाई कंसेप्ट को दिमाग में रखना, ग्लेशियर, क्योंकि देखो अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मोटा मोटा अगर आप इतना कुछ भी जान लोगे तो आपका काम बन जाएगा भाई। ग्लेशियर से निकलने पे इसकी रफ्तार क्या, रफ्तार बहुत तेज है। ये बड़े बड़े भूखंडों को तोड़ देते भाई, जो बड़े बड़े भूखंड पत्थर होते हैं भाई, ठीक है। लेकिन जब ये बड़े भूखंड बड़े भूखंडों को तोड़ती है और भूखंडों के नीचे से आती है, भूखंडों के ये नीचे से निकल के जाती है, तो ये क्या है ना, ये विलुप्त हो जाती है। और जब ये विलुप्त हो जाती है तो इसे ज्योग्राफी की भाषा में भाबर क्षेत्र बोलते हैं। आपका कौन सा क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, ठीक है। यानी भाबर क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र आपका, मैं कह सकता हूं कि ये पथरीला क्षेत्र है, कंकड़ और पत्थर का क्षेत्र है, पत्थर का। क्या आप भाबर क्षेत्र में खेती कर सकते हो, तो भाई नहीं। जब ये भाबर क्षेत्र से नदी आगे निकल के आएगी, जब ये आगे निकल के आएगी तो क्या है, ये मैदानी क्षेत्र में आ जाएगी, मैदानी क्षेत्र में आएगी तो ये जलोढ़ क्षेत्र में आएगी, जलोढ़, इस क्षेत्र को बोलेंगे जब मैदानी क्षेत्र में आएगी, जलोढ़ क्षेत्र। और जलोढ़ क्षेत्र में ही आपको मिट्टी का निर्माण होता है। इसी तरीके से बात करूं, और जलोढ़ भी दो प्रकार के जलोढ़ होते हैं, एक दो मिट्टी होती है जलोढ़, एक नवीनतम मिट्टी, एक आपकी पुरानी मिट्टी। जो आपकी नई जलोढ़ है, नई, एक आपकी पुरानी जलोढ़ है। जो नई जलोढ़ है उसे हम कहते हैं भाई खादर, क्योंकि यहाँ पर बार बार बाढ़ आती है भाई, यहाँ पे मिट्टी में उपजाऊ क्षेत्र बहुत होता है भाई। और जो आपकी पुरानी मिट्टी होती है उसे कहते हैं बांगर, ठीक है भाई। ये जो आपकी खादर है इसमें उर्वरता ज्यादा होने के बाद इसमें उपजाऊ ज्यादा होती है भाई मिट्टी ये। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी भाई। अब ये तो गंगा के क्षेत्र की मिट्टी थी। अगर मैं आपसे बात करूं कि बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी, जो बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी है, आपको पता है वहां पे आपकी काली मिट्टी, बुंदेलखंड क्षेत्र में आपकी काली मिट्टी और आपकी लाल मिट्टी ज्यादा पाई जाएंगे भाई, लाल मिट्टी। काली मिट्टी में क्या आपका कपास पाया जाएगा भाई, बहुत ज्यादा कपास। काली मिट्टी में क्या है, काली मिट्टी के पानी भी ज्यादा चाहिए, इसके लिए पानी भी ज्यादा चाहिए। जब पानी ज्यादा चाहिए ये उर्वरता भी ज्यादा देगी, उर्वरता भी ये ज्यादा देती है, यानी इसकी उत्पादन क्षमता भी ज्यादा होती है। लाल मिट्टी क्या है, लाल मिट्टी में पानी भी कम लगता है और इसकी उर्वरता क्षमता भी कम होती है, उर्वरता भी इसमें क्या है भाई, इसमें कम होती है भाई। लाल मिट्टी के क्षेत्र जो है, मैं अगर मुख्यतः बात करूं तो जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्याचल क्षेत्र से जो टूटने वाली मिट्टी है, मुख्यतः वो ही आपका इस मिट्टी में आती है भाई, विंध्य क्षेत्र की जो मिट्टी होती है भाई, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएंगे आपके समक्ष उनकी हम चर्चा भाई करेंगे भाई। इतना आपको बताया है, इसमें से आपका काम चल जाएगा, और बाकी जो क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा उसको भी देखते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो आपको पता है बुंदेलखंड क्षेत्र में दो ही प्रकार की मिट्टी होती है, लाल और काली। लाल ऑप्शन में है नहीं तो काली कपास की मिट्टी। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में दो प्रमुख वर्गों की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी इसमें सबसे ज्यादा होती है। लाल मिट्टी, इस मिट्टी को राकर और यरुआ दो समूहों में विभक्त किया जा सकता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता कम होती है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसे भू कटाव बहुत अधिक होता है। आपको बता दो उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कटाव होता है तो वो किस क्षेत्र में होता है? आपका इटावा क्षेत्र में। इटावा क्षेत्र में आपका सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदियां भाई इटावा क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं भाई।
उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मैंने आपको बताया कि जो भाबर क्षेत्र होता है वहां पर मिट्टी कैसे होती है, कंकरीली और पथरीली होती है भाई। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कंकरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर के नीचे से नदी आती है भाई, ठीक है, जिसे हम भाबर क्षेत्र भी कहते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी और काली मिट्टी मुख्य रूप से आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, और बुंदेलखंड का क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर सी आपका झांसी का क्षेत्र है, झांसी और मिर्जापुर। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिले में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालू काम्य लाल विंध्य चट्टानों के टूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, कि इसमें जो ना, इसमें लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। देखो लाल मिट्टी में आपको पता है कि लौह ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, लौह ऑक्साइड। जैसे लाल गिरह को लाल ही क्यों कहते हैं, कि उसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है भाई। लेकिन उर्वरता कम होती है। उर्वरता कम क्यों होती है? क्योंकि इसमें कुछ चीजों का अभाव है, कमी है, जैसे ह्यूमस, जैसे नाइट्रोजन, क्योंकि यही उर्वरता चीजें होती हैं, जैसे फास्फोरस। लेकिन उल्टी अगर बात करी जाए काली मिट्टी की, तो उसमें ही प्रचुर मात्रा में होते हैं भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस मंडल में पाई जाती है? देखो भाई, ये आपको पता है कि पैट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधा आपको डिक्टो ऑप्शन में मिलेगा भाई। लवण प्रभावित मृदा कैसी होती है आपको बता दूं, जो आपकी बांगर मृदा होती है, बांगर मृदा होती है, जहां उचित प्रकार से संसाधन नहीं पाया जाता है, जहां उसकी सही तरीके से बुआई नहीं होती है, जहां सही तरीके से नहरें नहीं है, बस उसकी सिंचाई क्या है, उसकी सिंचाई सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्षा पर आधारित है, बरसात पर, ठीक है। और मिट्टी में बहुत प्रकार की कमी हो जाती है, तो उसे लवण प्रभावित मृदा भी कहते हैं भाई, यानी उसमें बहुत सारी चीजों की कमी हो जाती है। ये जब आप मिट्टी पढ़ोगे तो मैं आपको और कंसेप्ट तरीके से पढ़ाऊंगा भाई, कि कौन कौन सी मृदा होती है, कौन कौन सी कमी होती है, उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाते हैं भाई। नाइट्रोजन प्रभावित मृदा कौन सी होती है आपके, लवण प्रभावित कौन सी होती है, अम्लीय मृदा कौन सी होती है, क्षारीय मृदा कौन सी होती है, वो एक अलग बात है भाई, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपका आगरा एवं अलीगढ़। इसकी व्याख्या पढ़ता हूं भाई। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि करने से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में ये पाई जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपको पता है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है, भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ तो सबसे ज्यादा होती है, लेकिन सबसे कम कहाँ होती है? मैंने आपको बताया ट्रिक GM, गुड मॉर्निंग, G फॉर गोरखपुर और M फॉर मथुरा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों यथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिम का मैदान, मध्य पश्चिम का मैदान,
दक्षिण पश्चिम शुष्क मैदान, मध्य का मैदान, बुंदेलखंड का क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी का मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं भाई। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो जौनपुर क्षेत्र में। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टियां मृदा में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। तो ये आपका मेरे हिसाब से भाई सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया भाई। अब थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे भाई हम। सॉरी, थर्ड चैप्टर बोल दिया था, ये फोर्थ चैप्टर आपका, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्य जीव क्षेत्र। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये है आपका कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कब आया था? 1975 में। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कब आया था? 1972 में। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कब आया था? 1979 में। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है, यद्यपि रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। और रानीपुर में आपको बता दूं, अभी ये टाइगर रिजर्व बन गया आपका, टाइगर रिजर्व, जो कि आपको कहां पड़ता है? चित्रकूट में। चित्रकूट में उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व पहले से थे, अभी पांचवा बनने जा रहा है, जिसका पांचवा आपका जो है बनने जा रहा है, जिसका नाम क्या आपका? सुहेलवा टाइगर रिजर्व। सुहेलवा टाइगर रिजर्व, ये आपका गोंडा और बहराइच के आसपास है। गोंडा, बहराइच और बलरामपुर, बहराइच और आपका बलरामपुर। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, आगे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में बना था, तो ये कौन सा था? कतरनिया घाट। इसको मैं याद करने का तरीका आपको बताऊंगा। 1975 में हमारे क्या लगा था? आपातकाल लगा था भाई, आपातकाल। 25 जून को, अभी कौन सा दिवस मना रहे हैं आप मुझे कमेंट में बताओगे। जब आपातकाल लगा था 1975 में, तो हमारा देश क्या है? हमारा देश एकदम से कतर दिया था उसमें। हमारा देश एकदम से एक तरीके से उस समय क्या है? कतर दिया था भाई। देखो भाई, मेन बात यह है कि क्वेश्चन ठीक होने चाहिए भाई। आप कितना ही जतन कर लो, 10 बार पढ़ोगे, 20 बार पढ़ोगे, अगर कोई ट्रिक दिमाग में नहीं लगाओगे तो भाई आपका क्वेश्चन सही नहीं होने वाला भाई। तो मेरे कहने से बस ये याद कर लो कि हम जब आपातकाल देश में लगा था, तब पूरा देश कतर दिया था भाई। ठीक है भाई। अब ये जो किशनपुर है, कतरनिया घाट है कहाँ? लेकिन कतरनिया घाट है कहाँ? ये आपका बहराइच में, बहराइच। और किशनपुर कहाँ आपका? लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी, दुधवा नेशनल पार्क का भाग है, लखीमपुर खीरी। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? याद करने का तरीका है, जयपुर चंद्रप्रभा और जयपुर चंदौली। तो कौन से जनपद में है? तो चंदौली जनपद में आपका भाई। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो, क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से अभ्यारण्यों को क्रम से लगाइए। जैसे आपको कतरनिया घाट पता लग गया तो 1975 में है, ऐसे ही चंदौली जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो 100 साल बाद हमारा चांद दिखड़ा है भाई। 100 साल बाद हमारा चांद दिखड़ा है ना, 1957 चांद फोर चंदौली। और चंदौली में है कौन सा? चंद्रप्रभा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? आप मुझे बताओ, आप किस आदमी से, जब कोई आदमी विजय प्राप्त कर लेता है, जैसे अभी विनेश फोगाट जी विजय प्राप्त कर चुके हैं, तो सभी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं भाई। तो मोहब्बत फॉर मोहब्बा, जो भी आदमी विजय प्राप्त करेगा
उसी से सब लोग आपके जो है मोहब्बत करेंगे भाई। और विजय सागर पक्षी बिहार जो है आपके एक चंदेल शासक थे, विजय पाल चंदेला, विजय पाल चंदेला 11वीं शताब्दी के शासक थे, इनकी याद में बनाया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में अमरगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये आपका जिम कॉर्बेट रिजर्व का आपका हिस्सा है भाई। अमरगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमरगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में बन रहा है। ये अमरगढ़ टाइगर रिजर्व है कहाँ आपका? अमरगढ़ टाइगर रिजर्व तो ये आपका बिजनौर में, बिजनौर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो आपको पता कि मोर कहाँ है भाई? ये तो वृंदावन क्षेत्र में होगा, मथुरा क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? महावीर स्वामी ललितपुर, लाख बहोशी अभ्यारण्य कन्नौज, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य आपने पढ़ा था अभी लखीमपुर खीरी, लेकिन बलरामपुर में दिखा रहा है, कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किशनपुर है कहाँ आपका? किशनपुर आपका लखीमपुर खीरी। देखो भाई, पहला है ललितपुर में महावीर स्वामी। मेरा दोस्त जो है, एक ललित नाम का मेरा दोस्त है वीर, मैं उसे हमेशा ही वीर बोलता हूँ भाई, वीरों का वीर महावीर। तो आप भी दिमाग में याद रखना कि महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? ललितपुर में। अब देखो लाख बहोशी, इसमें सब पढ़ेंगे लाख। लाख रुपए खर्च करके, लाख रुपए खर्च करके मैंने इत्र खरीदा भाई, इत्र, इत्र। और इत्र है कहाँ आपका? कन्नौज में। ठीक है भाई, इत्र कहाँ आपका? कन्नौज में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया था। 1861 में 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व आपका बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आपको पता है कि किशनपुर है, कतरनिया घाट है, सुरहा ताल। देखो ये उत्तर प्रदेश में इस बार पूछा गया था भाई, ये कालेसर तो नहीं है भाई। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके बारे में आपको मैं चर्चा कर चुका हूँ। सुरहा ताल यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसे 1991 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था इसी साल 2024 में जो री एग्जाम हुआ है। देखो एक है सुरहा ताल, सुरहा ताल का ही दूसरा नाम है आपका जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। ये पड़ता कहाँ है? सुर और ताल जिसके मिल जाते हैं उसके आए थे बल्ले बल्ले, ये आपका बलिया में, बल्ले बल्ले साथ कर लेंगे बलिया। ठीक है, एक है आपका सुर सरोवर, एक आपका सुर सरोवर जिसे हम कीठम झील भी कहते हैं, कीठम झील, ये आपके आगरा में। ठीक है, और ये जो कालेसर है, कालेसर ये पड़ेगा आपका हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये करंट अफेयर का है। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये महाराजगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? अब अभी आपने पढ़ा था जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, ये तो आपका है जेपी। कहाँ पड़ता है आपका? बलिया में पड़ता है। बल्ले बल्ले हो गई थी। तो आपका दो तो होना चाहिए भाई, दो तो आपका होना चाहिए भाई। देखिए यहाँ पे आपकी एलिमिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, यानी आप आंसर को सही तरीके से निकाल सकें। देखिए भाई, आप मुझे बताओ छोटी सी बात, जेपी नारायण पक्षी विहार बलिया में सेकंड आंसर तो इसका होना चाहिए भाई, यानी जहां सेकंड आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर है सी। देखो ऑप्शन सी में आपका दो आ रहा है, दो के साथ एक भी आ रहा है, यानी ये तो आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका राइट आंसर होना चाहिए भाई। दूसरा, एक और दो सही, यानी एक एक वाला तो सही है भाई, एक वाला ये भी ठीक है, एक इसमें भी आ रहा, एक इसमें भी आ रहा भाई, एक इसमें भी, ये तो ठीक है। ये डी आपका आंसर नहीं होगा भाई, इसका राइट गलत आंसर ये होगा भाई। इसकी चर्चा करता हूं। देखो सभी आपको आना, ये नहीं कि आपको सब कुछ आना चाहिए भाई। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु व उधवा उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ आपका? एटा जिले में। देखो ये बहुत सारे बच्चे इसको लगा देते कि एक तो है नहीं, पटना है कहाँ आपका? पटना है एटा। ठीक है, पटना है आपका एटा भाई। जयप्रकाश नारायण या सुरहा ताल आपका कहाँ? बलिया जिले में भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या आपका? पटना पक्षी अभ्यारण्य। आपकी इसकी भेंट हो सकता है कि इस एग्जाम में हो जाए भाई, तो ये इसका विशेष ध्यान रखना। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ आपका? एटा में है, ना कि इटावा में लगा दो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है कितना? लगभग 6.84%। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र 6.84% था। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ गया है, कितना हो गया इसका? जो वन आवरण और वन वृक्षावरण है वो लगभग 9.23% हो गया भाई। ठीक है, लेकिन आपका जो 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था उस हिसाब से इसका राइट आंसर ये था भाई। लेकिन नवीनतम आंकड़े हम इसको देखो हाँ, लेकिन अभी जो IFSR की रिपोर्ट आएगी उसमें अलग आंकड़े आएंगे, इसको हम बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? कब से कब तक है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है भाई। अब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है भाई। सूची 1 को सूची 2 से, पहला आपका नवाबगंज पक्षी विहार, दूसरा आपका ओखला पक्षी विहार, तीसरा आपका समस्तपुर पक्षी विहार और चौथा आपका पार्वती औरंग पक्षी विहार। ओखला जो आपका ये पड़ता है आपका गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में नहीं है तो आपका गाजियाबाद दे रखा है, लेकिन ये गलत होना चाहिए, ये होना चाहिए गलत। लेकिन फिर भी हम इसी के हिसाब से देखते हैं कि ओखला जो है दूसरे में तीसरा ऑप्शन होना चाहिए, दूसरे में तीसरा, तो यानी या तो ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए भी कट गया और ऑप्शन नंबर आपका डी भी कट गया भाई। ठीक है भाई, अब मैं इसको याद करने का तरीका बताऊं। नवाबगंज, देखो नवाबगंज में ही इसका आंसर छिपा हुआ भाई। नवाबगंज में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। नवाब, आप एक बार बोलो नवाब और फिर बोलो आप नाव। देखो नवाब, नाव इसका पीछे वो पकड़ लेंगे आप, पिछली भाषा मतलब इसके पीछे 3 वर्ड, नाव, उन्नाव, नवाब। ओखला आपको पता है कहाँ है आपका? ओखला आपका गौतम बुद्ध नगर में है। समस्तपुर, देखो समस्तपुर, समस्तपुर को याद करने का तरीका है समस्तपुर समस्त, हमें समस्त लोगों की भाई राय भी लेनी चाहिए भाई, राय, तो राय फॉर राय बरेली। पार्वती जी क्या? पार्वती जी गॉड की पत्नी थी, पार्वती जी गॉड की पत्नी थी, तो गोंडा आपका ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए नवाबगंज कहाँ आपका? उन्नाव, पहले का दूसरा। ओखला कहाँ आपका? गौतम बुद्ध नगर में, दूसरे का तीसरा। 23, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए भाई आपका। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, मैं इसकी व्याख्या पढ़ देता हूँ। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ आपका? उन्नाव में है, नवाब नाव। ओखला पक्षी विहार आपको कहाँ? गौतम बुद्ध नगर में है। समस्तपुर
समस्तपुर पक्षी विहार आपको क्या है? राय, यानी समस्त लोगों की राय लेनी चाहिए। पार्वती जी क्या है? भगवान शिव की पत्नी है, तो गॉड है वो। ठीक है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। देखो नाव, नाव पर उन्नाव, तो कहाँ आपका? उन्नाव जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो सूची 1 को सूची 2 से बनाना। सूची 1 के राज्य और सूची 2 का राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, कर्नाटक। ठीक है। तो असम, असम का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मानस, मानस और काजीरंगा बहुत हाईलाइट है असम में। उड़ीसा में आपका सिंपलीपाल, बांदीपुर कर्नाटक। ठीक है। और राजा जी आजकल उत्तराखंड में भाई, उस समय का जो क्वेश्चन था ना, उस समय उत्तराखंड में था राजा जी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानस असम में है, सिंपलीपाल उड़ीसा में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, और राजा जी आज कहाँ है भाई? उत्तराखंड में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। तो ये जो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, ये पड़ता है आपका बिहार में, भागलपुर में। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, देखो ये बरेली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन से आपकी भेंट हमेशा होती रहेगी। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, इसे हम बोलते हैं इंडियन, इंडियन, आई फॉर इंडियन, इंडियन वेटनरी, इंडियन वेटनरी, वेटनरी रिसर्च, RESER से रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। ये कहाँ भाई? ये पड़ता है बरेली में। जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो जाओगे तो बरेली में एक थाना पड़ता है इज्जत नगर, इज्जत नगर, ये इज्जत नगर के पास, इज्जत नगर में भाई। ठीक है। इसे बोलते हैं आप IVRI। देखो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट ये रखना आप, ये भी फुल फॉर्म भी देखना, और ये भी याद रखना कि आई पहले भी आई है और बाद में भी आई है और बीच में VR है। ये पड़ेगा आपका इज्जत नगर बरेली में। इसकी स्थापना हुई थी 1889 में भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित है? ठीक है, इसे बोलते हैं लॉयंस सफारी, लॉयंस सफारी। ये कहाँ भाई? ये आपका इटावा में। एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बताओगे, नाइट सफारी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी, नाइट सफारी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा है? तो आपका सोनभद्री है, और सबसे कम कौन सा? आपका भदोई। दूसरा, सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है? सुरहाताल, जिसकी सुरताल अच्छी रहेगी वो बल्ले बल्ले करेगा भाई, तो बलिया। सुरहाताल को ही हम क्या कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहाताल या सुरहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। कौन कौन सी नदी? गंगा और सरयू। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना 1991 में हुई थी। देखो भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया लगातार, तो इसकी सन भी आपको याद रखनी भाई, 1991, 19 और उसका उल्टा कर दो 91। दूसरा, उत्तर प्रदेश में लॉयंस सफारी कहाँ है? तो कहाँ है? आपकी इटावा में। ये 2013 में पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपको पता है समस्तपुर, सबकी राय लेनी जरूरी है, तो सबकी क्या मतलब? समस्तपुर कहाँ पड़ेगा आपका? रायबरेली में। तो समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ आपका? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? रायबरेली में। वेदांतंगल पक्षी विहार कहाँ आपका? तमिलनाडु में। घाटप्रभा या मालप्रभा कर्नाटक में। जायकवाड़ी कहाँ आपका? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्नलिखित में किस जिले में है? तो आपको कहा? लखीमपुर खीरी में। वर्ष 1977 में
सरकार ने लखीमपुर खीरी ये मैं आपको बता चुका हूँ, 1987 में बना था आपका टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मैंने आपको बताया कि चैफुर चंद्रप्रभा और चैफुर चंदौली, यानी दोनों देखो चंद चंदी है, और चंद्र हमारा कब निकला था? 100 साल बाद, हमारी आज़ादी के 100 साल बाद चांद निकला था, जब हमारे 1857 की क्रांति के 100 साल बाद हमारा चांद निकला था। कब? 1957 में भाई। ये तरीका मैंने आपको याद करने का बता चुका हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंद्रप्रभा मृगवन किस राज्य में है? तो जयपुर चंदौली। अगला क्वेश्चन है, निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपको कहा चंद्रप्रभा, डी। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? 1974 में, 25 नवंबर 1974। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ आपका? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा आपका? अमनगढ़। कहाँ पड़ता है आपका? अभी मैं आपको बता दूं, आपके उत्तर प्रदेश में 5 टाइगर रिजर्व होने वाले हैं। कौन कौन से है? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी टाइगर रिजर्व। लखीमपुर खीरी में कौन सा है? दुधवा, दुधवा टाइगर रिजर्व। दूसरा आपका पीलीभीत में कौन सा है? पीलीभीत में, पीलीभीत में आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तीसरा आपका अमनगढ़, अमनगढ़, मैंने अमनगढ़, अमनगढ़, अमनगढ़ कहाँ आपका? बिजनौर में, बिजनौर, जहां से आपकी गंगा नदी सबसे पहले एंट्री करते हैं। चौथा आपका जो है, चौथा आपका चित्रकूट, चित्रकूट जिले में कौन सा है? रानी का चित्र, रानी का चित्र, रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानी का चित्र। ठीक है। अभी जो 5वां आपका बनने वाला है, मैं आपको जो पहले 2 बार चर्चा कर चुका हूं, आप मुझे उसको कमेंट में बताओगे भाई। तो जो गोंडा के समीप आपका बन रहा है, ठीक है, बलरामपुर गोंडा के समीप आपका बन रहा है, उसके आप मुझे बताओगे कमेंट में। हाँ, आपको इनका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए भाई, आपको जो है सीक्वेंस भी याद होना जरूरी है कि पहला टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में बना था दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी में कब बना था? 1987 में। दूसरा आपका अमनगढ़ जो बिजनौर में था, 2000 कब बना था? 2012 में। और तीसरा जो आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। देखो, बिजनौर वाले की घोषणा पहले हो गई थी भाई, लेकिन बना ये बाद में था आपका जो है जो उत्तराखंड का, जो आपका उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट है, उससे कटने के बाद। चौथा आपका रानीपुर है, और 5वां मैंने आपसे कमेंट में पूछा ही है भाई। आपका 5वां नंबर का चैप्टर है जो आपके नदियां हैं, जो आपकी झील है, जो आपकी वेटलैंड है, आर्द्र भूमियां भाई, इनके चर्चा करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपका, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया गया है। ये कहाँ आपका? ये पड़ता है अलीगढ़ में। अली शेख साहब, अली शेख साहब के नाम से आप इसको याद कर लेंगे। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में? बिल्कुल नहीं। सूर सरोवर कहाँ आपका? आगरा में है। और सुरहा ताल जो आपके कहाँ? बलिया में। यह एक मानव निर्मित जलाशय, तो बिल्कुल ठीक है भाई। दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा भाई। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मानव निर्मित जलाशय, इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो आपके कहा? बिजनौर। देखो, 3 नदी आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता भाई, 2 ही पूछता है वैसे। गंगा कहां से एंट्री करती है? गंगा करती है बिजनौर से। और यमुना कहां से करती है? यमुना
यमुना का तर्फ सहारनपुर से, सहारनपुर। कभी आपसे हिंडन पूछने लगे, हिंडन, हिंडन कहाँ से एंट्री करते, तो हिंडन भी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से करते हैं। और हिंडन का पूरा नाम था हरनंदी, हरनंदी इसका नाम था पुराना। अंग्रेज हरनंदी नहीं बोल पाते थे तो इसे हिंडन कहना स्टार्ट कर दिया भाई। बहुत पवित्र नदी है, सिंधु घाटी क्षेत्र की आपकी नदी है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर है प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2018 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, वर्दी आजकल 24 के चैनल पे 1 घंटा 57 मिनट की वीडियो है। कौन सी नदी कहाँ से एंट्री करती है, सब कुछ, पूरा आपका यूपी का जीएस, पूरा आपका यूपी का जीएस 1 घंटा 57 मिनट में खत्म है, विद मैप के साथ भाई। ठीक है भाई, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार वहां जाकर विजिट करो, आपकी और अच्छी क्लैरिटी होगी भाई फिर। हालांकि यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सूर सरोवर आपका है, कहाँ आपका, कहाँ आपका सूर सरोवर, तो आगरा में। समस्तपुर पक्षी विहार सबकी राय होनी जरूरी है, कहाँ पड़ेगा आपका, रायबरेली में। सरसई नवार झील आपका नया है, और आपका सुरिंसर मानव झील ये नहीं आपका, ये आपका गलत हो जाएगा, डी। इसकी मैं चर्चा करता हूँ। सुरिंसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह भारत के जम्मू एवं कश्मीर जिले में है। सुरिंसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है, जबकि सूर सरोवर आगरा 2020 में, समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में, और सरसई नावर झील कहाँ है, इटावा में, उत्तर प्रदेश में स्थित है, तथा इसे रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक, सागर। ये गलत क्वेश्चन है भाई, मैं इसका थोड़ा सा वो पढ़ता हूँ। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहां इसे सालीग्रामी या सालग्रामी, और मतलब नेपाल के क्षेत्र में होती है, वैसे जो पहाड़ी क्षेत्र है तो इसे सालीग्रामी या सालग्रामी कहते हैं, और मैदानी भागों में इसे नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश यानी महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती है। यह पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में से प्रवाहित होकर पटना में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड में नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम गार्डन, बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी मिल जाती है। उपरोक्त विकल्पों में से कोई भी सही आंसर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो शारदा नदी है ना, शारदा नदी, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, सबसे बड़ी नहर। बहुत ज्यादा सिंचाई इसी से होती है भाई। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नहर कौन सी है आपकी, शारदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जोड़े बनाने निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्न कौन सा सही नहीं है। सोच झील, शेख अजीत, शेख जी आप तो अलीगढ़ में ही हो, बखीरा, संत कबीर नगर, सरसई, देखो सरसई अभी पढ़ा था आपने इटावा में, सोज मैनपुरी में। देखो भाई, संत कबीर नगर में है आपके बखीरा झील। इसको याद करने का तरीका है कि संत कबीर नगर झील, जो कबीरदास जी थे, कबीरदास, इन्होंने अपने विचारों को बिखेरा सब जगह, इन्होंने अपने विचारों को सब जगह बिखेरा
तब जाके वहां पर क्या हुआ, बखीरा झील का निर्माण हुआ। देखो ये रटने का तरीका है भाई, ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही सत्य कहानी है, बस एक काल्पनिक कहानी है। अगर आगे से कहीं बखीरा झील आएगा तो आप लगा लोगे कि संत कबीर नगर है। संत रविदास नगर मत लगाने भाई, संत रविदास नगर अलग है, संत रविदास नगर अलग है, वो भदोई है, भदोई। इसे हम काली नगरी कहते हैं, काली नगरी, ठीक है, इसे हम काली नगरी कहते हैं, ठीक है। सोज, सोज को हम याद कर लेंगे सोच से, सोज। और सोचने समझने की क्षमता किस में होती है, आदमी में होती है, और आदमी कहते हैं किसे, मैन को बोलते हैं, तो मैनपुरी, ठीक है भाई। सरसई, सरसई आपका कहाँ पड़ता है, सरसई, सरसई है बिल्कुल, कहाँ, इटावा में। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। गंगा वाराणसी में, आप देखोगे काशी, काशी के तट पर है गंगा जी। गोमती, गोमती आपका सुल्तानपुर में है, बिल्कुल सही, आपके जो सुल्तानपुर के किनारे है। और गोमती आपकी जो है लखनऊ में भी है, और गोमती आपकी जो पीलीभीत से निकलती है। कोसी, देखो कोसी पड़ जाती है बिहार में, ये नहीं है भाई गोरखपुर। सरयू, अयोध्या, देखो सरयू के बारे में आपको बता दूं, जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो जाओगे तो आपकी ड्यूटी लगेगी भाई अयोध्या में, 2-3 महीने के लिए लगती है भाई अयोध्या। और वहां एक नारा बोला जाता है कि गंगा से भी पवित्र है सरयू, गंगा से भी पवित्र है सरयू। तो सरयू नदी किस नदी के किनारे बसी हुई है, कौन सा शहर है, अयोध्या। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। देखो एक नाम याद रखना आप, देवराज चंद, देवराज चंद। देव फॉर देवदरी, राज फॉर राजदरी, ये 2 जलप्रपात हैं। है कहाँ, चंद फॉर चंदौली, चंद फॉर चंदौली। चंदौली मैंने एक बताया था आपको, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा। और चांद कब निकला था, 1857 की क्रांति के 100 साल बाद, 1957 है भाई। देखो भाई चीजें सब कुछ याद हो जाएंगे भाई अगर आप याद करने का प्रयास करोगे तो। मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा भाई, होमवर्क के मैं आपसे 5-7 क्वेश्चन पूछूंगा, आप उनका राइट आंसर लगाने की प्रयास करना भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक है। ऑप्शन है महानंदा, सोन, रामगंगा और आपका गंडक। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी, क्योंकि देखो मध्य प्रदेश से निकल के आती है। विकल्प में दी गई नदियों में से सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में बहती है, बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के जिस सोन नदी, तो ये जो शब्द लिखा हुआ है ये गलत है, ये उत्तर की तरफ बहती है भाई। ठीक है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखो आपके पेपर में भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत आसान भाई, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पे दिमाग बिल्कुल सही तरीके से फिट रखना भाई। देखो सब कुछ आप नहीं रख सकते भाई, 200 स्थान आप नहीं रट पाओगे भाई, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के 15-20 क्वेश्चनों को दिमाग में रख लो। ये देखो पीछे तक के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे भाई। विठूर, विठूर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे बसा हुआ। जौनपुर आपको बताया था, जौनपुर मैंने अभी थोड़ी देर पहले गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। कौशाम्बी यमुना के किनारे बसा हुआ है भाई, याद कर लो। जौनपुर, जौनपुर जो है आपका, जौनपुर। चलो आप मुझे बताओ जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी भाई, और किसकी याद में की थी। जौनपुर, जौनपुर कहाँ है, गोमती नदी, गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला, पीलीभीत जिले के, पीलीभीत जिले में एक झील है फुलहर झील, फुलहर झील, फुलहर झील से निकलती है। और फुलहर झील कहाँ पड़ती है, थाना पड़ता है माधव टांडा थाना, मैं वहां नौकरी कर चुका हूं, माधव टांडा। एक क्वेश्चन और पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकल के आती है, तो कौन सी आपकी गोमती नदी है भाई, क्योंकि ये क्या है, ये एक झील से निकल रही है, और झील कहाँ है वो, पीलीभीत में, और पीलीभीत हिमालय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है भाई।
और इम्पोर्टेंट क्या, जौनपुर। और गोमती नदी जो है, गोमती नदी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ आपका भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो आपको पता पूर्वी क्षेत्र होगा, पश्चिम में तो बाढ़ आती नहीं भाई इतनी जो है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे दी गई सूची को सूची 2 से मिलाना भाई। चित्रकूट है, जौनपुर है, मथुरा है, आपका अयोध्या। देखो जौनपुर तो आपको बार बार आया, जौनपुर तो आप गोमती लगा दोगे भाई, जौनपुर तो आप लगा दो गोमती भाई, दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा। ठीक है, आपकी मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ भाई। अयोध्या मैंने आपको बताया है कि गंगा से भी पवित्र है सरयू, ऐसे बोलते हैं भाई। और चित्रकूट आपकी मंदाकिनी। लेकिन आपका चित्रकूट जिले में कौन सा टाइगर रिजर्व है, आप मुझे बताओगे कमेंट में भाई। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 1 का 4, 4 2 1 3। ठीक है जी, 4 2 1 3। आगे बढ़ते हैं भाई। उत्तर प्रदेश में किस स्थान को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो कौन सी आपकी, ये आपका एक तरीके से करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो आपकी ऊपरी गंगा। अब कुछ रामसर स्थल है, देखो हमें रामसर स्थल नहीं रटने हैं, हमें सिर्फ ये रटना है कि कौन सी झील कौन से जनपद में भाई। हालांकि 10 रामसर स्थल दिखा रखे हैं, करंट अफेयर से आप थोड़ा सा अपडेट कर लेना। सरसई सरजी इटावा में है। समान पक्षी विहार, समान आपके कहाँ है, मैनपुरी में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। देखो इसे कैसे याद करोगे सांडी को, सांडी को आपने कभी सांड भगाया है, सांड, तो सांड कैसे के भगाते हैं, हर हर हर, तो हर फोर आपका हरदोई। दूसरा समस्वर पक्षी विहार सबकी, आपका क्या है, रायलेना बहुल। पार्वती क्या है, पार्वती आपके गॉड, गॉड जी की वाइफ थी। नवाबगंज का है आपका नवाब, नाव उन्नाव। सूर सरोवर है कीठम झील, आगरा बता चुका हूं। ठीक है भाई। और अभी देखो जैसे मैनपुरी, मैनपुरी के लिए मैंने आपको बताया सोज, और सोच मैंने आपको याद करवाया था भाई सोच से। ठीक है, और जिसकी सोच सही होती है, किसकी सोच सही होती है, मैन की, और जिसकी सोच सही होती है ना वो मान सम्मान भी करता है भाई। तो मान सम्मान, तो सम्मान पक्षी विहार कहाँ है भाई? मान सम्मान कौन करता है, मान सम्मान आदमी करता है, और आदमी को कहते हैं क्या, मैन कहते हैं भाई, मैनपुरी। और कब करता है मान सम्मान वो, जब उसकी सोच सही होती है भाई। भाई देखो मेरा आपको बताने का पर्पस है, आप रटो या ना रटो भाई। देखो क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन इतना मुझे पता है क्योंकि जब मैं यूपी पीसीएस का पेपर देता हूँ तो उसमें यही क्वेश्चन आते हैं भाई। आप देख रहे हो ना बार बार हटके, लेकिन एक बार मैंने सही तरीके से दिमाग में ट्रिक बस लगा ली तो ये मेरे दिमाग में रच बस गए भाई। मुझे कंठस्थ याद नहीं है तो कम से कम इतना जरूर है कि भाई मेरे ऑप्शन से याद हो जाएंगे भाई। दूसरा ये है कि इसकी कहानी दिमाग में मेरे रटी हुई है भाई। अब देखो हरदोई, हरदोई आ गया, सॉरी सांडी पक्षी विहार आ जाए, सांडी मान लो सांडी पक्षी विहार आया, तो आपके दिमाग में है कि सांड को भगाते कैसे, हर हर करके भगाते भाई, हर हर है। मान लो चंद्रप्रभा है, चंद्रप्रभा, तो चंद्रप्रभा है कहाँ आपका, चंदौली में भाई, जो चंदौली में है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई।